हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लॉ ऑफ फ्रिक्शन के इस प्यारे से लेक्चर के अंदर। फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेस वगैरह हमने देखे कि फ्रिक्शन के कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आज जो हमारा जो लेक्चर होगा वो लॉज ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर होगा कि भाई क्या फ्रिक्शन के कुछ नियम वगैरह भी है क्या। हाँ, तो लास्ट सेकंड वीडियो में हमने बात की थी भाई कुछ लियोनार्डो दा विंची के बारे में बात की थी। तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे फ्रिक्शन के ऊपर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उसने कहा कि भाई जो लियोनार्डो दा विंची था उसने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ प्लेन, यहाँ पर आपका जो फोर्सेस है ना वो वेरी कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो इसके ऊपर जो डिपेंड किया, उसने कहा कि जो रूल है ना, आपका रूल है वो क्या कहता है। वो रूल आपकी दो बातें बोलता है। क्या कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना बॉडी के बीच में, वो किसके बीच में रहेगा, सरफेस, वो इंडिपेंडेंट रहेगा एरिया के ऊपर, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके ऊपर, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। किसमें रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर रहेगा। तो यहां से ध्यान रखना कि भाई आपका चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो, स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा कि भाई उसने कहा जो न्यूटन्स जो मतलब फ्रिक्शन लॉ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा भाई, नॉर्मल फोर्स के। किसके रहेगा, अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप नॉर्मल लगाओ और उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो। कुछ बातें देखते हैं इसके क्या फायदा होगा। देखो यहाँ पर आपने कहा कि भाई अगर नॉर्मल रिएक्शन है, देखो अगर इस नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर रहे, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो इस प्रोपोर्शनलिटी का कुछ ना कुछ तो साइन आएगा। तो इसका साइन हटाया हमने, तो यहाँ पर लगाया म्यू। क्या लगाया, म्यू। अब ये म्यू है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। क्या ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। चलो ठीक है भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसके बारे में सही कहा आपने भाई। एक तो चीज़ तो ये है कि भाई आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसका फायदा क्या है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसका फायदा क्या। देखो जो मेन जो फंडा है भाई, आपने कहा कि जो रेशियो, देखो अगर आप म्यू को इस साइड में लेके आओगे तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स का नॉर्मल के ऊपर रेशियो हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखते हैं, जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट था, जैसे कहा आपके पास ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसके ऊपर आपने फोर्स F लगाया, तो इसकी मतलब यहाँ पर आपका क्या रहेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। क्या रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स भी रहेगा। क्या रहेगा, नॉर्मल फोर्स रहेगा। तो यहाँ पर यही नॉर्मल फोर्स आपका क्या रहेगा, यही नॉर्मल फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो आपका फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। अगर आपका देखो यहाँ पर भी दो चीजें आएंगी। देखो आपका, देखो मैं दोनों चीजें डिस्कस करूंगा सेपरेटली भाई, जो फ्रिक्शन लॉ है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए और जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। हालांकि कोई ज़्यादा फर्क है नहीं इसके अंदर। देखो इसमें दो तीन चीज़ें जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि फ्रिक्शन आपका म्यू इंटू एन है, ठीक है। फिर आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, अगर हाँ इसने कहा कि देखो मेरा फ्रिक्शन दो केसेस में ज़्यादा हो सकता है। कैसे, म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी तब भी मेरा फ्रिक्शन ज़्यादा हो सकता है। अगर म्यू की वैल्यू एफ इजिकल टू म्यू की वैल्यू कम, एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तब भी मेरा फ्रिक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर दो केसेस मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, दो। अब एक चीज़ देखो, इसने कहा कि जो म्यू है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये रफनेस को डिनोट करता है। किसको, रफनेस को। अगर आपका देखो मैंने कहा ये रफनेस को बताता भाई, तो अगर कहा म्यू की वैल्यू ज़्यादा मतलब ज़्यादा रफनेस, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मोर फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, मोर फ्रिक्शन होगा। कुछ कई बार देखा होगा आपने कि भाई जैसे आपने म्यू, देखो नॉर्मल फोर्स तो होता है स्मूथ सरफेस में, नॉर्मल फोर्सेस बहुत ही कम होता है। नॉर्मल फोर्सेस आपका बहुत कम होता है किसके अंदर, स्मूथ सरफेस के अंदर, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस के अंदर अगर नॉर्मल फोर्सेस बहुत कम होता है, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि भाई यहाँ पर आपके जो रफनेस का जो कोफिशिएंट है ना वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं भाई। जैसे आपने कहा तो यहाँ पर इसमें कहा कि भाई इसके कोई मतलब नो यूनिट है, डायमेंशनलेस है और इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, ये देखा गया है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, ये डिपेंड करता है मोलिकुलर नेचर के ऊपर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड स्मूथनेस और मोलिकुलर नेचर ऑफ सरफेसिस के ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है।
डस्ट एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द सरफेस ड्रास्टिकली इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। जो आपके डस्ट होते हैं ना, जैसे आपने कहा इसके ऊपर जो ये बहुत ज़्यादा आपके इफेक्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा वही इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे मेन चीज़ देखो, फ्रिक्शन फोर्स है जो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो मैंने कहा था किसके ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं करता ये, अच्छा इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो सभी के लिए अगर आपने देखोगे तो यहाँ पर एरिया, बाकी देखो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता, नेचर पे डिपेंड करता, लेकिन एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता भाई? एरिया। नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। तीसरी बात, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑलवेज क्या किसके रहेगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। फिर आगे देखते हैं भाई, जैसे यहाँ पर आपके सामने जो वैल्यूज दी हुई है, जैसे अगर मैं ला की सेपरेटली बात करता हूँ या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करता हूँ, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में आप देखोगे कि इसके पास क्या है, इसके पास यूनिट है 9 भी, ठीक है। तो डज नॉट हैव यूनिट, मैंने अभी बताई भी थी आपको कि भाई इसके पास कोई यूनिट वगैरह है नहीं, ठीक है, ओके। अब लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या रहेगा? आपने कहा भाई कुछ लिमिटिंग वैल्यू होगी, उस लिमिटिंग वैल्यू तक आपका फ्रिक्शन मतलब फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल रहेगा। तो वहां तक अगर आप देखोगे, जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था भाई, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे थे, लेकिन कुछ लिमिटिंग वैल्यू, जब तक ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा था, जिस वैल्यू पर ऑब्जेक्ट चलता है वहां पर ट्रांजिशन स्टेट भी आई थी, हमने बिल्कुल बेसिक से बात की थी। तो मैंने कहा वहां तक जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नॉर्मल के रहेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द मटेरियल, किसके ऊपर रहेगा? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, पॉलिश के स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर कितना खुरदरापन है, ठीक है, ये ऊपर डिपेंड करेगा। एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वही बातें। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ म्यू की जगह म्यू एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? म्यू एस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। किसके लिए? स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आपका ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यही बात मैंने कहा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जहां अगर लिमिटिंग की बात आ जाए, मतलब आपको म्यू एस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अभी? म्यू एस दिया हुआ। लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाए मतलब म्यू एस दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हो। दूसरी बात ये तो है भाई, ठीक है, जो आपका जो मतलब निकल के आया सामने भाई, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। देखो कुछ वैल्यूज हैं आपके सामने भाई, अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज इससे कम रहेगा। अगर मैं आइस एंड आइस की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू इतनी रहती है भाई। देखो थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। वुड एंड वुड की बात करें, वुड के ऊपर जो म्यू की वैल्यू 0.35 रहती है, ठीक है। अगर दूसरी बात करूं मैं यहाँ पर कि भाई जो आपका रबर टाइप जो वेट कंक्रीट है, वहां देखोगे तो वहां पर आपकी जो वैल्यू कंक्रीट की वो कितनी रहती है? यहाँ पर 0.7। ये कुछ वैल्यूज हम देखते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ग्लास ऑन ग्लास की बात करी तो यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम 1 मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। इतनी सारी बातें थी भाई। आप अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको और उस क्वेश्चन में देखेंगे भाई फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे? मैं कुछ वैल्यूज देता हूं, जैसे आपको कहा कि भाई फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर ही रहेगा आपका। ये कोई ऑब्जेक्ट है भाई और इसके ऊपर आपको फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और वो फोर्स लगा हुआ है 14 न्यूटन। क्या लगा हुआ भाई? 14 न्यूटन। इसका वेट क्या दिया हुआ है? 5 kg। क्या दिया हुआ है? 5 kg। इतना कुछ दिया हुआ है। और देखो यहाँ पर अगर कुछ बातें आपके सामने निकल के आ जाती तो मैं कहूँगा कि म्यू एस फाइंड आउट करना है। क्या करना है? म्यू एस फाइंड आउट करना है। कैसे आप निकालोगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये फोर्स है यहाँ पर, सबसे पहली बात ये स्टैटिक है। क्या है? स्टैटिक है। तो यहाँ पर अगर जितना फोर्स ये लगा हुआ है तो इसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी रहने वाली है? इक्वल टू 40 रहने वाली है। आप कहोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू एस इंटू एन होता है, ठीक है। आप कहोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 40 है। म्यू एस की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप फटाफट बताओ। एन क्या होता है? एम जी के बराबर। किसके बराबर? एम जी के बराबर। तो मैं कहूँगा कि म्यू एस की वैल्यू 40 अपॉन एम जी, एम इंटू जी की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगी 0.8। कितनी होगी भाई? 0.8। देखो यहां से आपके सामने वैल्यू निकल के आई है। क्या निकल के आई है? वैल्यू। आसान सा क्वेश्चन था,
सबसे पहली बात आपको क्या दी होनी चाहिए, सबसे पहली बात मुझे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा, मतलब चल नहीं रहा तो क्या हो जाएगी आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो किसके बराबर, म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू एस यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका था वही काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। जैसे आपने कहा कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, वही कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, आपने कहा मतलब देखो अभी जो आपके सामने एफ एल था क्या हो जाएगा म्यू इंटू एन, तो ये म्यू एस क्या हो जाएगा, आप कहोगे एफ एल अपॉन एन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन तो रहेगा नहीं, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये भी गलत हो जाएगा। रेशियो द लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन में बात देखोगे आप, देखो कहानी सेम रहेगी, आपका चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो, ठीक है, या आपका क्या हो स्टैटिक हो, क्या हो स्टैटिक हो, सभी में आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। बस इतना सा ध्यान है, अगर आपका काइनेटिक है तो वहां पर म्यू के आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई म्यू, अगर आपका फ्रिक्शनल रोलिंग है तो म्यू आर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू के, तो ये आपका मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वही राम कहानी आपके सामने मिलेगी, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोवाइडेड, मतलब इनके ऊपर आपका इंडिपेंडेंट रहेगा, केवल और केवल आपका नॉर्मल रिएक्शन सरफेस कैसा है, और दूसरी बात मतलब बनावट कैसी, पॉलिश वगैरह तो है नहीं, डस्ट वगैरह तो है नहीं, या कुछ आपका जो मतलब किस टाइप का है, मटेरियल की डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर म्यूलिंग रोलिंग की बात करोगे तो वही सेम, यहाँ पर देखो रोलिंग फ्रिक्शन जो आपको चलाए रखता है, लेकिन सबसे जो आपको रोल भी करवाता है, क्या करवाता है, रोल भी करवाता है, ठीक है। यहाँ पर म्यू आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई म्यू आर हो जाएगी, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है भाई, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि किस पॉइंट पे ये कॉन्टैक्ट करेगा, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इसका सवाल रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी इज मोर इट पोजेस लेस फ्रिक्शन, अगर ज़्यादा होगा तो मतलब सीधी सी बात है उसके कुछ वेट की वजह से ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज रेशियो ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये कुछ बातें थी भाई रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। तो जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन रहेगा तो इसमें आप कहोगे फिर रोलिंग फ्रिक्शन आपका जो क्या होगा, मतलब म्यू आर जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो कुछ नोट वगैरह है भाई, जैसे आपने कहा सरफेस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ नॉर्मल म्यू आर हो जाएगा, और स्मॉलर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ ये वैल्यू कम रहेगी, जो आपकी म्यू आर है हमेशा कम रहेगी म्यू के से, ये ध्यान रखना। जैसे म्यू के होता है, म्यू के भी कम रहता है ना, म्यू एस से बी ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, ये भी आपको दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियरली मेंशन रखने हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बात की कि व्हेन बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी देन द वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, हम काइनेटिक फ्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, अगर वेलोसिटी आई हुई तो उसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत ही कम रहेगा, क्या रहेगा, कम रहेगा, लेस वेलोसिटी से, ओके। कुछ बातें और जैसे कि आपने कहा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ, मतलब आपका कहा कि भाई रेशियो किसका रेशियो है, नॉर्मल रिएक्शन का, किसका भाई नॉर्मल रिएक्शन का है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको सामने, जैसे कहता हूं कि भाई देखो आसान सा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है, देखो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट, इसको ए एक्सेलरेशन से चलाया जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ए एक्सेलरेशन से चलाया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है 40 न्यूटन का, कितना लग रहा है 40 न्यूटन का, और यहाँ पर म्यू के की वैल्यू आपको 0 पॉइंट दी हुई है, तो ये आपको ए एक्सेलरेशन इसमें फाइंड आउट करना। सबसे पहली चीज देखो यहाँ पर लगेगा एफ के, क्या लगेगा एफ के, तो एफ के क्या बोलता है, एफ के बोलता है कि म्यू के इंटू एन, क्या बोलता है म्यू के इंटू एन, और इसका वे मतलब मास वगैरह, मास कितना रहेगा, मैं कहूँगा इसका 5 kg ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 5 kg। इतनी सारी कहानी आपको गिवन है, इतनी सारी कहानी है, फटाफट वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को ट्राई करना है, फटाफट वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्या है भाई क्वेश्चन में, सबसे पहली बात मुझे निकालना है एफ के कहोगे आप इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के इंटू ये दिस, ठीक है। अच्छा जी, तो आप कहोगे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से, ओके, तो क्या कहोगे आप, मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो 40 माइनस एफ के क्या रहेगा, 40 माइनस एफ के इंटू एम इंटू ए,
ओके, तो यहाँ से अगर एफ के की वैल्यू निकालोगे तो म्यू के 0.2 दिया हुआ है, एन क्या दिया हुआ है, एम इंटू जी। ओके, ये वैल्यू आपकी 10 आ गई भाई, कितनी आ गई 10। तो एफ के की वैल्यू 10, आप कहोगे 40 माइनस 10 आपका एम इंटू ए दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कहोगे 30/5 ए एक्सेलरेशन। अब ये 6 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से आगे की तरफ दौड़ेगा भाई, इसका एक्सेलरेशन आपको फंडा समझ में आया होगा। तो ये आपको जो मतलब आपको बताया गया ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा इसमें ज़्यादा कोई बताने वाली बात नहीं थी। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए भाई, जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू इंटू एन रहेगा। क्या रहेगा, म्यू इंटू एन रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से हर एक क्लास में आपको करवाया गया है, क्योंकि देखो फ्रिक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे ऐसे ही मतलब इसके न्यूमेरिकल करते रहेंगे और म्यू की कैलकुलेशन भी करेंगे भाई, कैलकुलेशन ऑफ म्यू कैसे करते हैं भाई, म्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू आराम से देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।